गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के क्लास में हमने लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत या विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन किया था, या ये कहें कि जो अभिजनवादी सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज के क्लास में हम एक नए बिंदु लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत है वो उदारवादी लोकतंत्र का जो आपने परंपरागत उदारवादी सिद्धांत देखा था उसका बिल्कुल अपोजिट है, उसका बिल्कुल उल्टा है। देखिए, वैसे तो हमने मार्क्स के बारे में पिछले क्लासों में पढ़ा है, लेकिन छोटी क्लासों में भी आपने मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा। वास्तव में लोकतंत्र का यह सिद्धांत लोकतंत्र का एक विशिष्ट रूप प्रस्तुत करता है जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है। यानी कैसा लोकतंत्र है? मूल रूप से मार्क्स का जो लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत है, जो एक विशिष्ट प्रकार का लोकतंत्र का सिद्धांत है, यह अपनी प्रकृति से कैसा है? आर्थिक लोकतंत्र है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक तत्व पर विशेष बल दिया गया है। और मार्क्स अपने इसी लोकतंत्र को जनवादी लोकतंत्र के नाम से कहते हैं। यानी मार्क्स इस लोकतंत्र को कौन सा लोकतंत्र कहते हैं? जनवादी लोकतंत्र कहते हैं। वास्तव में लोकतंत्र का यह विचार, या ये कहें कि लोकतांत्रिक मार्क्सवादी लोकतंत्र का जो विचार मूल रूप से मार्क्स और एंगल्स ने दिया। मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स, जिनके बारे में हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त एंगल्स ने मिलकर यह सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। बाद में इसी सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लागू करने का काम लेनिन, स्टालिन और माओ ने चीन में किया। तो लेनिन, स्टालिन और माओ वास्तव में मार्क्स का जो लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत है उसको व्यवहारिक रूप से लागू करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। मार्क्सवादी ये कहते हैं कि जो परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र है वो तो वास्तव में पूंजीवादी लोकतंत्र था। यानी परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र की वो उसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहते हुए उसकी आलोचना करते हैं। तो इनके द्वारा इस रूप में उनकी आलोचना की जाती है। पूंजीवादी लोकतंत्र कहकर उसकी आलोचना इनके द्वारा की जाती है। उनके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के हितों की उपेक्षा परंपरागत उदारवादी सिद्धांत में कर दी जाती है। इसके पश्चात हम इस सिद्धांत की जो प्रमुख मान्यताएं हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसकी मान्यताओं की अगर बात की जाए तो पहली मान्यता है कि इसमें व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी व्यक्ति को गौण स्थान दिया जाता है, व्यक्ति की तुलना में ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? समाज को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और इस सिद्धांत में ये कहें कि समाज को साध्य माना जाता है जबकि व्यक्ति एक साधन माना गया है। दूसरी जो मान्यता है वो यह है कि जनता का अर्थ केवल सर्वहारा वर्ग से लिया जाना चाहिए। यानी मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि जनता का तात्पर्य केवल सर्वहारा वर्ग से ही लिया जाना चाहिए और इस वर्ग के हित में जो शासन प्रणाली है वही लोकतंत्र है। मार्क्सवादी ये कहते हैं कि सर्वहारा का जो लोकतंत्र है, सर्वहारा वर्ग के हित में जो निर्णय लेने वाला शासन है, सर्वहारा वर्ग के हितों की पूर्ति करने वाला जो शासन है वही वास्तव में सच्चे अर्थों में कैसा है? लोकतंत्र है। वस्तुतः सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित मार्क्स अपने विचारों में करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि सर्वहारा की तानाशाही स्थापित हो जाएगी तो वो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना होगी। इसी प्रकार से तीसरी जो मान्यता है वो है इनकी कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ आर्थिक समानता एवं आर्थिक स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्रता आर्थिक रूप से लागू होने से है। वह इसकी स्थापना तभी हो सकती है जब उत्पादन व वितरण के साधनों का समाजीकरण कर दिया जाए। यानी मार्क्स ये कहते हैं कि जब उत्पादन और वितरण के साधनों का समाजीकरण कर दिया जाएगा तो वास्तव में आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, या ये कहें कि आर्थिक समानता व आर्थिक स्वतंत्रता की स्थापना हो जाएगी और वही वास्तव में सच्चे अर्थ में लोकतंत्र होगा। तीसरी अगली जो मान्यता है इसकी वो है कि मार्क्सवादी लोकतंत्र सर्वहारा वर्ग का लोकतंत्र है, सर्वहारा वर्ग के लिए ये बात करता है। अतः ऐसे शासन में सर्वहारा वर्ग के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में केवल साम्यवादी दल ही पाए
जाते हैं। यानी अगली जो मान्यता है वो इसकी क्या है कि इसमें एक दल होता है जिसको हमने साम्यवादी दल, यहां मार्क्स ने कहा साम्यवादी दल है, वो ही वास्तव में सर्वहारा का एकमात्र प्रतिनिधि इस शासन व्यवस्था में होता है। तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित जब होगी जब साम्यवादी दल ही सत्ता में होगा, और इस प्रकार से मार्क्सवादी इस दल को संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में एकाधिकार प्रदान कर देते हैं। यानी साम्यवादी पार्टी को एकाधिकार प्रदान मार्क्स अपने लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत में, या सर्वहारा के जो अधिनायकवाद वाला, या ये कहें कि सर्वहारा का की तानाशाही वाली जो स्थिति पैदा होगी उसमें सर्वहारा वर्ग की तानाशाही तभी स्थापित होगी, उसके प्रतिनिधि के रूप में साम्यवादी दल सत्ता में होगा। और नेक्स्ट और अगला जो मान्यता है वो है इसकी कि मार्क्सवादी लोकतंत्र में परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र की अनेक औपचारिक संस्थाएं मौजूद हो सकती हैं। यानी जिस प्रकार से परंपरागत राजनीतिक ये कहें कि परंपरागत जो उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसके अंदर अनेक औपचारिक संस्थाएं समाज में मौजूद होती हैं। तो मार्क्सवादी लोकतंत्र में भी ये कहा जाता है कि यहाँ विभिन्न प्रकार की औपचारिक संस्थाएं मौजूद तो हो सकती हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, नागरिकों के मूल अधिकार, शक्ति विभाजन आदि, लेकिन इन संस्थाओं का संचालन उदारवादी लोकतांत्रिक तरीके से भिन्न रूप में होगा। नेक्स्ट अगली जो मान्यता है इस सिद्धांत की वो है कि मार्क्सवादियों का मानना है कि वास्तव में वह पूर्ण लोकतंत्र तो समाज की साम्यवादी अवस्था में ही पाया जाता है। मार्क्स ने जब इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की तो अलग अलग युगों की बात की, तो उसमें एक साम्यवादी अवस्था लास्ट में उन्होंने कहा कि लास्ट में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। तो मार्क्सवादी यहाँ ये मानते हैं कि वास्तव में जो पूर्ण लोकतंत्र होगा वो अंतिम अवस्था या मार्क्सवादी अवस्था में होगा, और उसके बाद में स्थायी शांति हो जाएगी, मतलब क्रांति के माध्यम से मार्क्सवादी या साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। तो वो अवस्था है, वो पूर्ण लोकतंत्र की अवस्था है, ऐसा लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत के समर्थक विद्वानों का मानना है। अब उसके बाद में बात की जाए इसकी आलोचनाएं, तो देखिए स्टूडेंट्स, विभिन्न प्रकार से लोकतंत्र के इस मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचनाएं भी की गई हैं, जिनको एक एक करके हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग प्रकार से अपने अपने प्रकार से इसकी आलोचनाएं की हैं। तो इसकी आलोचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो पहली जो आलोचना है वो इस प्रकार से की गई है इसकी कि यह सामाजिक हित पर अत्यधिक बल देता है। यानी इस सिद्धांत में, इस थ्योरी में सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया? सामान्य हित पर या सर्वहारा की तानाशाही पर बल दिया गया। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा होगी, यानी सामाजिक हित पर अधिक बल देने के चक्कर में क्या हुआ? व्यक्तिगत हित की उपेक्षा होगी, जो कि उचित नहीं है। दूसरी जो आलोचना है वो इसकी इस रूप में होती है कि मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र का अर्थ सर्वहारा की तानाशाही को मानता है, जबकि लोकतंत्र में तो सभी वर्गों का शासन होता है, वहां किसी वर्ग की तानाशाही नहीं चल सकती। तानाशाही का मतलब ही लोकतंत्र का विलोप होना होगा। तो यहाँ किसी भी वर्ग की तानाशाही की बात कर एक विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट अगली जो आलोचना है वो इस रूप में की गई है कि मार्क्सवादी लोकतंत्र का यह दावा भी खोखला है कि यह समाज के बहुसंख्यक, यानी जिसको सर्वहारा वर्ग उन्होंने कहा, कि उनका यह दावा कि समाज के बहुसंख्यक या सर्वहारा वर्ग का लोकतंत्र है, क्योंकि व्यवहार में यह साम्यवादी दल के माध्यम से सर्वहारा वर्ग पर भी विशिष्ट वर्ग की तानाशाही को सिद्ध करता है। क्योंकि देखिए साम्यवादी व्यवस्था में भी उन्होंने कहा, अंत में वो क्या कर देते हैं, साम्यवादी दल को सारी शक्तियां प्रदान कर देते हैं। तो एक प्रकार से ये भी क्या लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत भी कहां पहुंच जाता है? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, क्योंकि उनके शासन को या कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को सर्वहारा वर्ग पर थोप दिया जाता है। तो एक प्रकार से ये भी विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ही बन जाता है। इस रूप में इसकी आलोचना होती है। यह सिद्धांत लोकतंत्र की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष, क्रांति और हिंसा के साधनों की अनिवार्यता पर बल देता है, और इस मार्क्सवादी लोकतंत्र के संचालन के लिए भी शक्ति और दमन के साधनों का प्रयोग किया जाता है, कि जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में या एक लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बात पर बल नहीं दिया जा सकता। यह सिद्धांत राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता व समानता का अंत कर देता है,
राजनीतिक क्षेत्र में भी इस सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता व समानता है वो समाप्त हो जाती है। मार्क्सवादी सिद्धांत की एक तुलना एक आलोचना इस रूप में भी की जाती है कि मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित दोषों के चलते संपूर्ण यूरोप में इसका अंत हो गया तथा यहाँ स्वेच्छा से उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना हो गई। यानी जो मार्क्सवादी व्यवस्थाएं स्थापित हुई भी यूरोप में, वो धीरे धीरे करके क्या हुई, धराशायी हो गई और उनका स्थान है वह है उदारवादी लोकतंत्र ने धीरे धीरे ले लिया। तो एक प्रकार से हम कहें कि उदारवादी लोकतंत्र ने साम्यवादी लोकतंत्र को प्रतिस्थापित कर दिया यूरोप में। ये प्रैक्टिकल हमारे पास एक उदाहरण है। अगर साम्यवादी लोकतंत्र की व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण होती तो ये साम्यवादी व्यवस्थाएं धराशायी नहीं होती यूरोप में। तो इस प्रकार से ये कहें कि स्वेच्छा से उदारवादी लोकतंत्र को वहां पर अपना लिया गया, जिससे इस आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है। तो आज के क्लास में हम यही अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।